हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेनरी एल डेरोजियो की ये पोयम जिसका टाइटल है टू द प्यूपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम हमारे पोइट के बारे में, हेनरी एल डेरोजियो के बारे में। इनका लाइफ स्पेन 1809 से 1831 के बीच का है, यानी 1809 में इनका बर्थ हुआ और 1831 में इनकी डेथ हुई। बहुत छोटी सी इनकी लाइफ रही है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। हेनरी एल डेरोजियो का फुल नेम पूछ लिया जाता है कई बार, तो देखिए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो इनका फुल नेम है। ये असिस्टेंट हेडमास्टर की पोस्ट पर रहे थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। इनकी जो टीचिंग्स थी ना, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था यंग स्टूडेंट्स को। यंग स्टूडेंट्स को आइडल वर्शिप, कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस वगैरह से दूर करने के लिए, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा पुरानी परंपराएं और जो पतनशील रीति रिवाज थे ना, वो बहुत चल रहे थे, बहुत ज़्यादा चल रहे थे। आइडल वर्शिप की तरफ तो लोग मतलब अंधाधुंध लगे हुए थे, कास्टिज्म, सुपरस्टिशन में फंसे हुए थे। तो इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो शिक्षाएं थी, वो इंस्पायर करती थी लोगों को। कौन से लोग? वो जो इनके स्टूडेंट थे, वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो कि मतलब यंग एज में होते हैं। बंगाल मूवमेंट के अंदर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यंग बंगाल मूवमेंट जो हुआ था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे ये बंगाल रेनेसा का, क्योंकि जो बंगाल मूवमेंट हुआ ना, वो रेनेसा ही रहा था बंगाल का, यानी रिवाइवल ऑफ लर्निंग का टाइम। ओके, यहाँ जो ये टाइटल है इस पोएम का, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि डायरेक्टली एक टीचर जो है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है। प्यूपिल्स मीन्स स्टूडेंट, हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। हिंदू कॉलेज में ये पढ़ाते थे और ये एड्रेस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये अपनी पोएम के थ्रू। थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन, और बहुत अच्छे से आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 14 लाइन्स की पोएम है। 14 लाइन में ये समअप हो जाएगी। ये सोनेट है, 14 लाइन की है तो सोनेट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ना तो ये शेक्सपियरियन सोनेट के रूल्स को फॉलो करती है, ना पेट्रार्कन को। तो देखते हैं आगे कि कौन से रूल को ये फॉलो करते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना प्लीज़, क्योंकि आसान जरूर है लेकिन पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिवर्सिटी में भी और बोर्ड में भी। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स। पीटल्स, पीटल्स होती हैं, ये जो पंखुड़ियाँ हैं ना, इनको बोलते हैं पीटल्स। देखिए, पहले बंद थी ये कली, है ना, फिर ऐसे ऐसे खिल गई, तो ये होती हैं पीटल्स। अब यहाँ पर ये क्या समझाना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं यंग फ्लावर्स। अब फ्लावर्स यंग नहीं होते, यंग स्टूडेंट्स कह रहे हैं, यंग माइंड्स कह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के माइंड को। जो इनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कॉलेज वाले बच्चे हैं। अब बच्चे +2 करके, यानी 10+2 12th करके जब कॉलेज में जाते हैं, तो कैसे यंग एज में होते हैं, उनमें उस समय जोश जो है ना, वो भरा हुआ होता है। उन्हें आप जिस तरीके की शिक्षा दोगे, जैसा उनको समझाओगे, वैसा ही उनके मन के ऊपर असर होने लगेगा। अब ये बंगाल के बच्चे थे, हाँ, बंगाल के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ चल रही थी। एक मानो आपकी चेंज जो है उसका टाइम आ गया था, यानी लोग परेशान हो गए थे कास्टिज्म से, आइडल वर्शिप से, सुपरस्टिशन से। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो पोइट हैं, ही वाज अ ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ लिबरल थिंकिंग एंड ए सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। कि लोगों को, बच्चों को, जो युवा जो पीढ़ी थी, उनको इन्होंने प्रेरित किया है। क्या कह रहे हैं? एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है ग्रोइंग वाइडर। जिस तरीके से अभी अभी आपको ये बताया, दिखाया मैंने कि किस तरीके से ये बंद थी कली और किस तरह से एकदम से वाइडर हो गई, खुल गई, और ये जो कलियां हैं ये इस तरीके से फूल में बदल गई। ये जो पंखुड़ियां हैं ये फैल गई और एक फूल बन गया, यंग फ्लावर। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर, आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड। कि तुम्हारा दिमाग जो है वो इस तरीके से खुल गया जिस तरीके से पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं किसी फूल की। कैसे? जो वो सिखाना चाह रहे थे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ें समझने लगे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय पे आइडल वर्शिप, कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस का बोलबाला था, और उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम जो है वो अब आ गया था। बहुत सारे और भी सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो उस समय एग्जिस्टेंस में थे। राजा राम मोहन राय उस समय पे थे। मतलब
समाज को बदलने का काम चल रहा था और वही रोल जो है वो हमारे पोइट ने भी यहाँ प्ले किया एज अ टीचर। वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे। तो कह रहे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ फैलते हुए, ऐसे कि जैसे पंखुड़ियाँ फैलती हैं एक फूल की, उस तरीके से तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिमाग है, वो भी खुलने लगा है। अभी तक वो बंद था किन चीज़ों से? देखिए आगे चलते हैं, पहले पोइटिक डिवाइस पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो हमारे सामने 2 लाइन आई हैं, इनमें भी पोइटिक डिवाइस आ रही है। देखो, एक्सपेंडिंग लाइक, जब लाइक और एज यूज़ करके कंपैरिजन किया जाता है तो सिमली होती है। सिमली, इसको एक्सप्लेन भी साथ के साथ किया है मैंने। देखिए सिमली क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। आप यहाँ से डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं। तो एक पंथ 2 काज वाला काम हो गया ना। सिर्फ ध्यान देना है, थोड़ा सा समय देना है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिगर ऑफ स्पीच जो लिखेंगे वो लिखेंगे सिमले। सिमली यूज़ हुई है क्योंकि यहाँ लाइक और एज यूज हुआ है, साथ के साथ कंपैरिजन हुआ है कि एक्सपेंडिंग ऐसे फैल गई जिस तरीके से पंखुड़ियाँ फैल जाती है ना, एक बंद कली जो है वो मतलब दिमाग अभी तक बंद था एक कली की तरह, और वो खिलकर ऐसे हो गया जैसे कि फूल। हाँ, आगे चलते हैं। एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स, की अभी तक दिमाग जो है वो स्पेल से बंधा हुआ था। स्पेल होता है जादू, एक तरह का, एक मतलब मैजिक यू कैन से। अब वो पीरियड ना, यहाँ मैंने स्पेल में टर्म, पीरियड, ड्यूरेशन इसलिए आपको पॉइंट आउट किया है कि वो जो समय था ना, वो ऐसा समय था कि लोगों के दिमाग को उन्होंने एक जादू से बांध रखा था। और वो क्या था? कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों से दिमाग जो है वो बंधे हुए थे। और अब क्या होने लगे हैं? लूजनिंग, स्वीट लूजनिंग, यानी बहुत आराम से धीरे धीरे दिमाग खुलने लगे हैं। यानी बच्चे सीखने लगे हैं कि ये सब चीज़ें गलत है, नहीं करना चाहिए। योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड इन सॉफ्ट समर आवर्स, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, ओ हाउ द विंड्स। एंजार्बमेंट है यहाँ पर, यानी लाइन देखिए ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मीन्स आपस में रिलेट होती हुई चल रही है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही है लाइंस। हाँ, योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी, कि तुम्हारा दिमाग जो है वो अब खुल चुका है, यानी तुम्हारा बौद्धिक विकास हो चुका है, तुम्हारी जो शक्ति है वो तुम्हें समझ में आ गई है। और अब तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो ऐसे लग रही है मुझे जैसे कि कोई यंग बर्ड जब उड़ने से पहले एनर्जी दिखाता है। यानी बर्ड जब फ्लाई करना स्टार्ट करता है ना, तो पहले वो अपने पंख फैलाता है, फड़फड़ाता है उनको उड़ने से पहले, उड़ान भरने से पहले पंखों को फैलाता है। तो मुझे तुम्हारी एनर्जी अब ऐसे ही लग रही है कि अब तुम खुले आसमान में एक मतलब फ्रीडम वाली लाइफ जियोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब तुम बंधनों में बंद कर नहीं रहोगे, तुम्हें अब खुलकर जीने की, खुलकर बोलने की आज़ादी की फील जो है वो आने लगी है। Their wings to try their strength to oh how the wind, कि जिस तरीके से एक यंग बर्ड अपनी विंग्स को, अपने पंखों को फैलाता है, देयर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी हवाओं से टकराने के लिए, यानी हवाओं से टकराने के लिए अपने पंखों को फैलाता है, उड़ान भरने की तैयारी करता है। मुझे लग रहा है कि जैसे तुम भी अब उड़ने के लिए तैयार हो, यानी खुले आसमान में सांस लेने के लिए अब तुम रेडी हो गए हो, है ना। आप कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो टीचर थे ना, ही वॉज अ ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ लिबरल थिंकिंग एंड अ सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच समझा रहे थे कि तुम्हें बोलने की आज़ादी है, तुम्हें सोचने की आज़ादी है। हाँ, चलिए हम देख लेते हैं पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो गई। एक तो देखिए मेटाफर यहाँ यूज़ हुआ है। मेटाफर क्या है पहले आप समझ लीजिए। ये भी कंपैरिजन होता है लेकिन थोड़ा सा अलग। कैसे? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। ध्यान रखना, 2 बिल्कुल अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहा है? देखिए, ही कंपेयर्स द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज टू ए स्पेल। ये जो जादू है, ये जो स्पेल है, उसके साथ में इग्नोरेंस को कंपेयर कर रहा है ना। जिस मैजिक के अंदर, जिस मैजिक में वो फंसे हुए थे, यानी अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, तो उसके साथ कंपेयर किया। सो हियर इज मेटाफर। सिमली भी है। सिमली कैसे? कि देखिए यहाँ पर उन्होंने किस तरह से यूज़ किया, टू कंपेयर द स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है यंग बर्ड्स के साथ में, है ना। यंग बर्ड्स के साथ कंपेयर किया है कि इस यंग बर्ड स्ट्रेचिंग देयर विंग सिंबलाइजिंग देयर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद देयर न्यू फाउंड नॉलेज एंड स्किल। हियर इज सिमली, क्योंकि लाइक वर्ड आ गया ना बच्चे, लाइक एंड एज आ जाए और कंपैरिजन नज़र आ जाए, आँख बंद करके सिमली लिख देना। एंजार्बमेंट मैंने आपको बता ही दिया। एंजार्बमेंट क्या होता है?
कि रुकना नहीं है, आगे बढ़े चलना है। एक जो यहाँ लाइन ख़त्म भी नहीं हुई, ये आगे मीनिंग जो है वो आपका कंप्लीट करेगी। देखिए ख़त्म नहीं हुई, आगे का मीनिंग जो है वो कंप्लीट करेगी। ये जो चीज़ें हैं ये एन्जाम्बमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारी सी पोएम है, बस आप बने रहो। ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फ्रेशनिंग। अब यहाँ आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, ऑफ ऑफ ऑफ। ये भी एक पोइटिक डिवाइस है, इसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर। जैसे अप्रैल के मौसम में हाँ एक फ्रेशनिंग होती है कि अभी अभी ठंड जैसे चली गई है और अप्रैल के अंदर फ्रेश फ्रेश सा फील होता है, हल्का सा। ये समझ लीजिए आप कि आपको अच्छा लगने लगता है, मौसम जो है वो बढ़िया लगने लगता है, एकदम कड़ाके की ठंड से आपको निजात मिल जाती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे परिस्थितियाँ ऐसे बनी गई कि जैसे अप्रैल का मौसम होता है ना, शावर का मौसम, हल्की हल्की सी फुहार का मौसम। of early knowledge and unnumbered kinds of new perceptions। कि perceptions क्या होते हैं? perceptions का मतलब अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अब नए नए ज्ञान जो है, नए नए perceptions जो हैं वो आप ले सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपका माइंड खुलने लगा है। अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है ये, है ना, एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि अब आपके माइंड जो हैं वो खुल गए हैं। अब आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत सारी हैं, अननंबर्ड, आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। कई तरह के परसेप्शंस जो हैं आपके सामने आएंगे जिनका आपके ऊपर असर होगा, शेड देयर इन्फ्लुएंस, है ना। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रुथ्स ऑमनीपोटेंस। ऑमनीपोटेंस का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान होता है, जिसकी पावर जो है वो अनलिमिटेड होती है। कि अब तुम समझ पाओगे कि सच्चाई की ताकत जो है वो कितनी पावरफुल है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर असर डालेंगी, लेकिन तुम्हें अब समझ में आ गई हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनको तुम्हें महत्व देना है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ना है। क्योंकि डेरोजियो जो थे वो यंग स्टूडेंट्स को पुरानी परंपराओं और पतनशील रीति रिवाजों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं। हाँ, मतलब उनकी जो टीचिंग है ना हेनरी की, इंस्पायर करती है बहुत से स्टूडेंट्स को, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ओके, तो इस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करे हैं। पोइटिक डिवाइस क्या है? देखिए मेटाफर यहाँ पर आया है क्योंकि कंपैरिजन है, और कंपैरिजन कौन सा है? देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड न्यू नॉलेज टू द रिफ्रेशिंग एंड रिजवेंटिंग इफेक्ट ऑफ अप्रैल शावर, है ना। कंपैरिजन हो रहा है ना कि फ्रेशनिंग अप्रैल शावर के साथ में नॉलेज जो नई नई आ रही है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और लाइक और एज तो कुछ है नहीं, दो डिफरेंट चीज कंपेयर हो रही है। सो हियर इज मेटाफर। हाइपरबोले, बिकॉज एक्सजरेट करके स्टेटमेंट दी गई है, दे रखी है ना। देखो कि अब आपको पता चलेगा कि कितना शक्तिशाली होता है सच, है ना। ओमनीपोटेंस बोल दिया, जबकि गॉड के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। ओमनीपोटेंस किसकी है? सिर्फ गॉड की है, सर्वशक्तिमान सिर्फ भगवान है, बट यहाँ ट्रुथ के लिए यूज किया है, ठीक है। सो हियर इज हाइपरबोले। एनाफोरा, जिसकी मैंने बात की थी, ऑफ ऑफ ऑफ, यानी बिगनिंग जो है ना वो सेम जब फ्रेज के साथ, सेम वर्ड के साथ जब होती है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। ओके, तो हियर लाइन नंबर 7, 8 एंड 9 की जो स्टार्टिंग है वो ऑफ 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 से है। सो हियर इज एनाफोरा। और एन्जाम्बमेंट तो आपको पूरी पोएम में देखने को मिलेगा। देखिए लाइन खत्म नहीं हो रही है कि कंटिन्यू है, लाइन खत्म नहीं हो रही है कि कंटिन्यू, मीन्स वन लाइन इज डिपेंड ऑन सेकंड वन एंड द सेकंड वन इज डिपेंड ऑन थर्ड वन। ओके, इस तरीके से कंटिन्यूएशन है। आगे चलते हैं। What joins reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity। ये कह रहे हैं कि joins का मतलब होता है बहुत खुशी का, मतलब मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। What joins reigns upon me, reigns का मतलब बरस जाना, upon me में मुझ पर। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मैं खुशी से भर जाता हूँ कि अब तुम्हारे माइंड जो है वो खुलने लगे हैं, तुम्हारी सोच बदलने लगी है, अब तुम सही दिशा की तरफ जाने लगे हो। मैं तुम्हें फ्यूचर के मिरर में देखने लगा हूँ कि अब तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, कि अब तुम इन बंधनों से जब आज़ाद हुए हो ना। कैसे बंधन? कास्टिज्म के बंधन, सुपरस्टिशंस के बंधन, आइडल वर्शिप के बंधन, पुराने रीति रिवाजों के बंधन, इन बंधन से अब तुम छूटने लगे हो। तो अब तुम्हारा जो भविष्य है वो मुझे मिरर में साफ साफ नज़र आने लगा है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। हेयर इज मेटाफर अगेन, क्योंकि कंपैरिजन है। कंपेयर द फ्यूचर टू ए मिरर, फ्यूचर देख रहा है ना मिरर में, और मिरर और फ्यूचर दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। सो हियर इज मेटाफर। एन्जाम्बमेंट तो है ही, कंटिन्यू हो रही है लाइन।
चलिए लास्ट लाइन पे चलते हैं। लास्ट कपलेट आप कह सकते हैं इसे, लास्ट लाइन भी नहीं, लास्ट कपलेट है ये। और देखिए राइम्ड कपलेट है, गेन वेन, है ना, राइम कर रहा है ना। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन। क्या होते हैं चैपलेट्स? चैपलेट्स का मतलब होता है फूलों की माला, है ना। फ्लावर्स को जैसे गूंथ गूंथ के माला बनाई जाती है ना, दैट इज कॉल्ड चैपलेट्स। वीविंग यानी बुनना, चैपलेट्स यानी माला। यू हैव येट टू गेन, कि ये जो माला मैंने बुनी है, यानी जो मैंने स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर किए हैं ना, जो मैंने तुम्हें ये जो लर्निंग दी है, जो टीचिंग दी है, उसकी वजह से जो तुम्हारी सोच बनी है, उस सोच की वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि मैंने अपनी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं करी। वेन मीन्स व्यर्थ कर देना, कि तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है, तुम्हें कुछ ना कुछ गेन हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे, टीचर जो होता है ना, टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने स्टूडेंट का सक्सेस, अपने स्टूडेंट का फेम, अपने स्टूडेंट की अपलिफ्टमेंट। तो टीचर के लिए स्टूडेंट अगर अच्छा कुछ कर दे, हाँ, स्टूडेंट अगर रिगार्ड दे दे, टीचर की सबसे अच्छी कमाई वही होती है। आप लोग जब कमेंट में मुझे कुछ अच्छा सा लिखते हैं ना, बाय गुड मीन्स बहुत अच्छा सा फील होता है कि हाँ, मेहनत सफल हो गई, कुछ बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है। आप लोगों ने मुझे पिछले दिनों कमेंट करके बताया कि मैम जो आपने हमें पढ़ाया सेम वो के वही क्वेश्चन आए हुए थे, क्या पेपर आप ही ने बनाया था। मतलब दिल खुश हो जाता है। सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो एक तरफ, टीचिंग जो है वो एक तरफ, और आपके जो कमेंट्स हैं वो एक तरफ, मतलब एक अलग सी एनर्जी जो है वो भर जाती है। चलिए हम तो आगे चलते हैं, पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि कंपैरिजन किया गया है। देखिए, स्टूडेंट के फ्यूचर के जो अचीवमेंट्स हैं ना, उनको चैपलेट से, यानी माला से, है ना, उससे, कि अब तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ गेन करोगे क्योंकि तुमने बेड़ियाँ तोड़ दी हैं आइडल वर्शिप की, कास्टिज्म की, सुपरस्टिशंस की, जो बंधन है अंधविश्वास के, उनको तोड़ दिया है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। सो हियर इज़ मेटाफर। चलिए जी, थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लें। अच्छी पोएम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ऑथर को हमने पढ़ ही लिया। ऑथर कौन है हमारे? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, है ना। ये एक रेनॉल्ड पोइट हैं, आपने बताया, और आपने इनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि एक बार गूगल ज़रूर करना, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। एजुकेटर थे ये इंडिया के 19th सेंचुरी में, और आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन पोइट्स में एक रहे हैं ये, जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। इंडियन है लेकिन इंग्लिश में लिखा है। आपको पता है इनके जो पेरेंट्स थे ना, वो उनमें से एक पुर्तगीज़ था, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा। ही वाज ऑफ, देखिए दे रखा है ना, ही वाज ऑफ इंडियन एंड पुर्तगीज़, है ना, इंडियन एंड पुर्तगीज़ डिसेंट। डिसेंट का मतलब वंशक्रम ही होता है कि उनके वंशज ये रहे हैं। फॉर्म क्या है पोएम की? ये जो हमारी पोएम है 14 लाइन की है, सोनेट की फॉर्म में है, बट ना तो पेट्रार्कन को फॉलो करा है, ना शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो किया है, ठीक है। राइम स्कीम थोड़ी सी अलग है इसकी, कुछ इस तरह की है। A B B A B C C D D E E, कपलेट 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 मीन्स डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। थीम क्या है? मेन थीम पोएम का है द जॉय ऑफ टीचिंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का बौद्धिक विकास। मैसेज बहुत ही प्यारा सा है कि पोएम ये बताती है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है। आपको जैसे एजुकेशन लेंगे, जैसा आपको एजुकेट किया जाएगा, आप वैसे के वैसे बनते चले जाएंगे। आपके एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने का मिलता है कि आप कैसे टीचर से स्टडी कर रहे हैं, हाँ, कैसे टीचर से आप टीचिंग ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये ऐसी सोच के थे कि इनकी सोच थी कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, अपनी थिंकिंग की, वही इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया, सिखाया, ठीक है। तो राइम स्कीम की बात कर लें। राइम स्कीम तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राइम स्कीम इसकी क्या है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अगर वीडियो पसंद आया, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने से कुछ पैसा नहीं लगेगा। ये है कि अपना जो ये चैनल है, ये एक अच्छी सी फैमिली, बड़ी सी फैमिली बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।